दूसरे चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है? लैटिट्यूड बोल दिया जाता है, लैटिट्यूड बोल दिया जाता है। और देशांतर को क्या बोल दिया जाता है? लॉन्गिट्यूड बोल दिया जाता है। ठीक है, ये सारे क्या है? ग्लोब का ही दोनों पार्ट होती हैं। जो हमारी लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ये हमारी क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। और जो हमारी उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं ये हमारे क्या है? देशांतर रेखाएं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। आगे हम इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। चलिए, तो क्या है हमारे पास? पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण के ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। यहाँ से क्या देख सकते हैं आप? थोड़ी सी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का ही लघु रूप है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब तो छोटा जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब प्रदेशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी आकार में दिखाई देता है। इसे महासागर दिखाए गए हैं, ये देश यहाँ पर कंट्री, ये ग्रीन में कंट्रीज दिखाई गई है। तो इस पे ग्लोब के ऊपर है, जैसे पृथ्वी के ऊपर वास्तविक रूप में ऐसे ही ग्लोब में दिखाए जाते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। हम यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है कि किसी भी स्थान की यदि हमें पृथ्वी के ऊपर, ग्लोब के ऊपर स्थिति बतानी है तो कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, कुछ अन्य बिंदुओं की जरूरत होती है। वो तो आप अब उसके बारे में जानते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब से झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ये क्या है? जो पृथ्वी है थोड़ी सी झुकी हुई प्रतीत होती है, यानी जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर या दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो पृथ्वी कहाँ से कहाँ पर घूमती है? ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी आप इसको वी से भी याद कर सकते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। लेकिन याद रखेंगे इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसको कहा जाता है विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? विषुवत वृत्त है। जो यहाँ पर आप विषुवत वृत्त को देख सकते हैं। पृथ्वी के यहाँ पर क्या है? विषुवत वृत्त पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, भूमध्य रेखा भी कहा जा सकता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी के एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त के जितनी भी समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं ये सभी, इनको क्या कहा जाता है? ये सभी क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। इनको समांतर अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश विषुवत वृत्त को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है भूमध्य रेखा को। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा। इसको हम दोबारा से एक बार अच्छे से देख लेते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश या 1/4 यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। तो 90 डिग्री जो क्या है दोस्तों,
हमारा उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तो दक्षिणी को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये आप दें, इसमें क्या है, अपने स्थान से ध्रुव तारे को कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अब ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है, ये भी पिछले चैप्टर में क्वेश्चन आया था। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। किस दिशा को दर्शाता है? उत्तर दिशा को दर्शाता है। और तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारों के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और किसी एक नक्षत्र मंडल का नाम बताएं तो अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या फिर बिग बियर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर और दक्षिण को लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ यानी और द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों ही एक अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में तथा बेलो होरिजेंटो विषुववृत्त के अंश दक्षिण में स्थित है। यानी ब्राजील का जो होरिजेंटो है वो 20 डिग्री दक्षिण में, और ये जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तर में स्थित है। चित्र विषुववृत्त का जो भाग बढ़ता है, ये चित्र काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस चित्र से अक्सर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता ही है। इस चित्र को हम देख लेते हैं एक बार अच्छे से। इस चित्र में क्या दिया गया है? ये दोस्तों क्या है? उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर क्या उत्तरी ध्रुव लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये हमारी क्या होगी दोस्तों? विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। और दूसरी चीजों के बारे में आगे डिटेल से देखेंगे। जो हमारे पास इसमें कर्क रेखा दी गई है, कर्क रेखा क्या होती है? 23.5 उत्तर में और मकर रेखा 23.5 दक्षिण में। ओके, एंड 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त, 66.5 दक्षिण उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त। अब इन रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र पड़ते हैं उनको भी हम आगे ध्यान से देखेंगे। आगे महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं विषुववृत्त कौन सी होती है? 0 डिग्री अक्षांश, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पे, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर को भी है। क्या है दोस्तों? आगे हमारे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने पे है? 23.5 पे। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कितने पे है? दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कितने? 23.5 पे। कर्क रेखा 23.5 उत्तर, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिण। विषुवत वृत्त उत्तर से उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ पर है? 66.5 उत्तर से, और दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5। ओके, आगे देखते हैं हम। ये एक आप अलग से तथ्य जान सकते हैं। सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र में फैलता है। आगे है हमारे पास पृथ्वी के ताप कटिबंध। जो हम अब क्षेत्र देखेंगे कि विषुवत वृत्त के बीच में और उनके बीच में इत्यादि रेखा, इनके सभी के बीच में कौन कौन से क्षेत्र मिलते हैं। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यानी जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा क्या होती है? 23.5, और मकर रेखा क्या होती है? दक्षिण में 23.5। यानी ये हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा ग्रीन वाला क्षेत्र है कर्क रेखा से लेकर यहाँ तक, ये होता है हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये कौन सा होता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। यहाँ पर सूर्य एक बार सिर के ऊपर दोपहर में जरूर आता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरह सूर्य किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखो दोस्तों, ये जो क्षेत्र होता है सबसे गर्म होता है पृथ्वी पे, तो इसे उष्ण कटिबंध गर्मी वाला क्षेत्र कहा जाता है। मकर रेखा और ये जो दक्षिण ध्रुव वृत्त वाला क्षेत्र और ये वाला उत्तरी ध्रुव वृत्त और जो कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र है, इसमें क्या होता है? सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सिर के ऊपर नहीं, थोड़ी तिरछी पड़ती हैं, तो इसलिए आप शीत भी थोड़ी सी यानी सर्दी भी थोड़ी सी, टेम्परेचर यहाँ की तुलना में थोड़ा मध्यम होता है, तो शीतोष्ण यानी सर्दी और गर्मी का मिला जुला मौसम होता है, तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है इन दोनों को, कर्क रेखा और
उत्तर ध्रुव वृत्त और मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त वाले क्षेत्र के बीच को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ये आप याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखनी पड़ेंगी। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिण ध्रुव के वृत्त ठंड होते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाते, इसलिए यहाँ शीतोष्ण में। और जो इससे उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त इससे ऊपर वाला क्षेत्र और उत्तर ध्रुव के बीच वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक ठंड होती है। यहाँ पर ऐसे दक्षिण में भी यहाँ पर क्या होती है, बहुत अधिक सर्दी होती है। सर्दी के कारण शीतोष्ण कटिबंधक क्षेत्र या शीत कटिबंधक क्षेत्र, शीतोष्ण शीत कटिबंधक क्षेत्र कहा जाता है। देशांतर क्या, अब हम रेखांक के बारे में जानते हैं। अक्षांश के बारे में देखा था हमने, अब देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के बारे में जाते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारी की आवश्यकता होती है। यानी किसी स्थान की एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यदि हमें किसी स्थान की स्थिति बतानी है हमें, तो हमें किन किन रेखाओं की जरूरत पड़ती है, अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं की हमें जरूरत होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी यही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व पश्चिम तनों की दूरी कितनी है। यानी इसने क्या कहा है कि जो टोंगा द्वीप है एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप है, दोनों क्या है, 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर ही स्थित है। ये आप याद रख सकते हैं। टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप यहाँ पर स्थित है 20 डिग्री दक्षिण में, 20 डिग्री देशांतर 20 डिग्री देशांतर पर क्या है, स्थित हैं ये दोनों। ओके, आगे चलते हैं हम। देशांतरीय समयामनोत्तर कहते हैं, इस दूरी को देशांतर अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यमुनोत्तर आपस में मिल जाती है। जो देशांतर रेखा होती है तो ध्रुव पर क्या करती है, वो जाकर मिल जाती है तथा भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी सबसे ज्यादा होती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय रेखाओं की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसलिए उन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, उससे गुजरने वाली देशांतर यमुनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यह देशांतर को प्रमुख देशांतर कहा जाता है। जो रेखा ब्रिटिश में यानी इंग्लैंड में राजकीय वेधशाला से गुजरती है, उसको क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन दिल्ली पीआरटी में पूछा गया था। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर रहे। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर होता है इसका मान। प्रमुख यमुनोत्तर 180 डिग्री यमुनोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। जो अक्षांश रेखाएं थी वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में विभक्त करती थी, जो विषुवत रेखा थी। और जो प्राइम मेरिडियन है वो को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में व्यक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व और पश्चिम लिखना पड़ता है। जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है, यानी 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर है, जो एक ही रेखा को बोला जाता है। अब ग्लोब का अक्षांश समान रेखाएं एवं देशांतर यमुनोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उसका स्थान पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में डुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री देशांतर स्थित है। अब इस बिंदु को देखें कि जहाँ दूसरे को काटते हैं बिंदु डुबरी को स्थित होगा। यानी एक अक्षांश और देशांतर की सहायता से ही हम किसी स्थान को पता कर सकते हैं। उसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी स्टेज द्वारा रेखाएं, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनमें रुद्रारूढ़ रेखाएं एक दूसरे काटती हैं, खींचती हैं आगे। मान लीजिए व्यक्त करती हैं। आगे ये मैप दिया गया है वर्ल्ड का, यहाँ से आप मैप देख सकते हो। ये हमारा क्या है, इंडिया। ये भारत के पड़ोसी देश हैं, चीन, ठीक है, पाकिस्तान, ये सब देख सकते हो आप ये इस मैप के अंदर, यदि आप देखना चाहो तो। आगे हम देखेंगे
अब आप देखेंगे विथ स्थित है ये। अब आगे हम देखते हैं देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता था, स्वाभाविक ही यह पूरे विश्व के समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी जो परछाई होती है वो दोपहर में सबसे छोटी होती है तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख प्राइम मेरिडियन का मान कितना होता है? 0 डिग्री। ओके, प्राइम मेरिडियन पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। तो ये क्या क्या कहना चाह रहा है? पृथ्वी कहाँ से कहाँ पर चक्कर लगाती है? वेस्ट टू ईस्ट यानी वी, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो इसने क्या कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है, ग्रीनविच यानी ये हो गया हमारे जैसे पूर्व प्राइम मेरिडियन हो गई, ठीक है, 0 डिग्री। तो इससे उसका अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है, जो यहाँ से पूर्व में है, यानी पूर्व में क्या हो गया, जैसे इंडिया है वो क्या है, पूर्व में है, ग्रीनविच समय से आगे होगा। तो जो पश्चिम में है वो क्या होगा, उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। इसलिए जो इंडिया का टाइम है वो क्या है, इंग्लैंड से आगे है। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पीछे होगा। समय के अंतर्गत दर की गणना निम्न विधि से की जा सकती है। आगे ये एक उन्होंने मेथड दिया, क्या दिया है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने एक्स पर 360 डिग्री घूम जाती है। अपने एक्स पर कितनी घूर्णन करते हैं, कितनी 24 घंटे में करती है, और कितनी घूम जाती है, 360 डिग्री पूरा चक्कर लगा देती है अपने एक्स पर। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री, ये 1 घंटे में 24 घंटे में कितनी घूमती है वो, जैसे 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितनी घूमी, 1 घंटे में घूमी है वो 15 डिग्री। 1 घंटे में कितनी घूमी, 15 डिग्री घूमी। तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60। तो 1 डिग्री के बराबर कितने मिनट आ गई, 1 डिग्री के बराबर मिनट आ गई 4 मिनट। 1 डिग्री के बराबर कितनी मिनट आ गई हमारी, 4 मिनट आ गए। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, यानी 4 मिनट में पृथ्वी क्या कर जाती है, 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात पता लगी आपको कि कितनी होती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट, तथा ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। यानी यदि हम एक अनुमान लगाएं, जैसे ये ग्रीनविच ये क्या है, हमारी प्राइम मेरिडियन है, ये क्या हमारी प्राइम मेरिडियन है। इसने एक एग्जांपल दिया है कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, जब ग्रीनविच में यहाँ पर क्या लगा लिया हमने, 12 बजे हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में, 15 डिग्री पूर्व में क्या होगा, समय आगे होगा 15 डिग्री पूर्व। 15 डिग्री पूर्व का मतलब क्या हो गया, 15 डिग्री पूर्व, यानी कि क्या हो गया, कितनी मिनट हो गई, 4, यानी 60 मिनट। यानी समय क्या होगा, 1 घंटा आगे होगा, और ये क्या होगा, पश्चिम में क्या होगा, 1 घंटा पीछे, यानी यहाँ पर 11 बजे होंगे। ठीक है, आगे इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। और जो 180 डिग्री पर क्या होगा, मध्य रात्रि होगी। और 180 डिग्री पर क्या होगा दोस्तों, मध्य रात्रि होगी, यानी कि 12 घंटे का फर्क होगा 180 डिग्री के ऊपर। ओके, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर के उस समय घड़ी के दिन 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा, देशांतरित सभी स्थानों पर समान होते हैं। आगे देखते हैं हम मानक समय क्यों मानते हैं, हालांकि देशांतर स्थानों पर समय के अंतर में पाया जाता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन। भारत में गुजरात के द्वारका तथा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी देशांतर समय को देश का मानक समय माना जाए। यह देशांतर रेखा किसको माना जाए, 82 1/2 पूर्वी देशांतर क्या माना गया है, भारत का मानक समय कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा को, जो इस यमुना स्थानीय पूरे देश को मानक समय कहा जाता है। भारत में
82 1/2 को माना जाता है। कबीर भोपाल के निकट बहुत छोटे से नगर में रहते हैं। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि जो लोग रात्रि में नहीं सो पाएंगे, भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर के बाद में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और 10 देर रात्रि में समाप्त हो। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय का क्या अंतर है? नहीं, 5.5 घंटे का फर्क है। भारत में ग्रीनविच 82.5 में स्थित है, जहाँ यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे, इसलिए अब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तो शाम के 5:30 होंगे, 7:30 होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रूस में कितने मानक समय बनाए? 11 मानक समय अपनाए गए हैं रूस के अंदर, क्योंकि जो देश है ये बहुत ही बड़ा है, इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा है। ओके दोस्तों, आगे पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक बार यदि आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहें तो आपको रिवाइज भी करवा देते हैं। रिवाइज में क्या दोस्तों, अक्षांश रेखाओं क्या जाता है? लैटिट्यूड, और देशांतरों क्या जाता है? लॉन्गिट्यूड। ये इसका ग्लोब का ही क्या होती हैं? पार्ट होती हैं। आगे क्या दोस्तों, हमने क्या देखा था? पृथ्वी की भांति पश्चिम पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो पृथ्वी की गति कौन सी होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर पृथ्वी ट्रैवल करती है। आगे है, जो रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं उसको क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त। विषुवत शून्य, क्योंकि जी आप इसको 90 डिग्री अक्षांश को क्या जाता है? उत्तरी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और जो हमारा ध्रुव तारा होता है वो किसको दर्शाता है? उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है। और आगे इसने कहा था कि जो 20 डिग्री, इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो महाराष्ट्र के चंद्रपुर को दर्शाती है, और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश है वो जो ब्राजील के होरिजोंटो को दर्शाती है। यहाँ पर इसने मैप दिखाया था, इसमें क्या दर्शाया था इसने? 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त, 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 मकर रेखा, 66.5 दक्षिणी ध्रुव वृत्त, 66.5 उत्तरी ध्रुव वृत्त, और ये 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। और जो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र, इसमें क्या होता है? सूर्य एक बार सिर के ऊपर जरूर आता है, यानी कि सीधी रेखा यहाँ पर पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होती है? गर्मी होती है, तो इसलिए उष्ण कटिबंध यानी उष्ण गर्मी का क्षेत्र कहा जाता है। और जो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र होता है, यहाँ पर सूर्य की किरण थोड़ी तिरछी पड़ती हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? यानी यहाँ पर शीत का प्रभाव भी, ठंड का प्रभाव भी देखा जाता है, तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है इस क्षेत्र को। और जो यहाँ ये दक्षिण शीत कटिबंध क्षेत्र होता है, दक्षिण ध्रुव या दक्षिण ध्रुव वृत्त या फिर उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी होती है। ये आगे आपको रेखाएं हैं, ये हमने आपको करवा दी है। आगे पृथ्वी उष्ण कटिबंध क्षेत्र किसको कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र को कहा जाता है। ये सब आपको करवा दिया गया है। आगे इसमें क्या है? टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री देशांतर पर स्थित है। आगे क्या है? जो प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जो कि ग्रीनविच से गुजरती है, ब्रिटिश इंग्लैंड से। आगे क्या है? एक ग्रिड बनाती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर, दोनों ही क्या बनाती हैं? एक ग्रिड बनाती हैं। ये मैप दर्शाया गया है सारा का सारा। आगे क्या है दोस्तों हमारे पास? दोपहर के समय परछाई क्या होती है? सबसे छोटी होती है, तथा सूर्योदय सूर्यास्त के समय परछाई होती है वो क्या होती है? सबसे लंबी होती है। पृथ्वी वेस्ट ईस्ट की तरफ चक्कर लगाती है, और जो पृथ्वी है वो क्या है दोस्तों? आपको एक बार दोबारा से रिपीट करा दें। पृथ्वी 24 घंटे के अंदर दोस्तों क्या है दोस्तों? 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूम जाती है। कितनी घूम जाती है दोस्तों? 360 डिग्री घूम जाती है। कितनी घूम जाती है? 360 डिग्री 24 घंटे के अंदर क्या करती है? ये घूम जाती है रोटेट, यानी कि 1 घंटे में कितनी घूमी फिर दोस्तों? 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है।
1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट 15 डिग्री घूमती है, तो यानी कि कितना हुआ? 4 मिनट में कितनी घूमती है दोस्तों? 1 डिग्री ये पृथ्वी घूम जाती है 4 मिनट के अंदर। ठीक है, ये आप तथ्य याद रख सकते हैं दोस्तों। और आगे क्या दर्शाया था इसने कि जो प्राइम मेरिडियन होती है यानी 0 डिग्री देशांतर होती है, जो उसके पूर्व वाले क्षेत्र होते हैं उसमें क्या है, उनका समय क्या होगा? आगे होगा। जो पश्चिम वाले क्षेत्र उनका समय क्या होगा? पीछे होगा। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों? आगे दर्शाया गया था इसमें जो 82.5 देशांतर है, पूर्वी देशांतर, आपको पूर्वी भी याद रखना पड़ेगा, वो क्या है? भारत की मानक रेखा बताया गया है। कुछ देश क्षेत्र में विशाल होते हैं, इसलिए उन्हें एक मानक समय से काम नहीं जाता। तो जैसे रूस का एग्जांपल दिया गया, तो रूस के अंदर 11 मानक समय को अपनाया गया है दोस्तों। तो आप ये दोस्तों आपको रिवाइज भी करवा दिया गया है। थोड़े ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों के। प्रमुख जमुनोत्तरी प्रमुख देशांतर रेखा कौन सी है? 0 डिग्री। ये दिल्ली पैटी में आया हुआ था। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध किसके नजदीक है दोस्तों? तो ध्रुवों के नजदीक शीत कटिबंध पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? देशांतर की कुल संख्या कितनी है? 360 डिग्री, नहीं सॉरी 360 है। देशांतर की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 360। प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से ऐसे 180 और ऐसे। ठीक है, और 180 एक ही है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर एक ही है। तो कितने? 360। दक्षिण ध्रुव स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में है। ग्रिड किसका जाल है? सांस्कृतिक देशांतर रेखाओं का जाल क्या है? ग्रिड है। आगे क्या है दोस्तों? मकर रेखा किस तरह मकर रेखा क्या होती है? दक्षिण में 23.5 दक्षिण में। भारत का मानक समय 82.5 82.5 पूर्वी देशांतर दोस्तों, पूर्वी देशांतर। ये भारत क्या है? उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्व में। 0 डिग्री देशांतर को के नाम से जाना जाता है, प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हैं आप इसको। देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? ध्रुवों की तरफ घटती है। क्या की तरफ घटती है दोस्तों? ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए गए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें आप अदर एक्टिविटी हैं, ये आप यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।